जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग भैया जितने लोग भी जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को एक बार आप सभी लोग जितने भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद ही हम लोग क्लास को जो है वह शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग शेयर करिएगा। और भैया वीडियो को आप लोग लाइक वगैरह जो है वो नहीं करते हैं तो ये निवेदन है, एक बार लाइक भी कर दिया करो। और जैसी आप लोगों को क्लास लगा करे, ठीक है, तो लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हुआ करे तो एक कमेंट बॉक्स में हमारे रिव्यू के लिए आप लोग एक कमेंट भी कर दिया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, कुछ कोई चीज़ ख़राब लग रही है या कुछ भी है तो एक बार आप लोग उसमें ज़रूर कमेंट कर दिया करिए। सभी से एक बार ये हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। बाकी थोड़ा सा चैनल आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह को देख लीजिएगा। बाकी जितने लोग भी हैं, जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ लगातार मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी हम लोग क्लास को जो है वह शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो शेयर करिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोग तैयार हैं। थंब दिखाइएगा अगर सभी लोग तैयार हैं। अगर सभी लोग तैयार हैं तो अपना अपना थंब दिखाइएगा, फिर हम लोग क्लास को जो है वह शुरू करते हैं जल्दी से। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। बताइएगा। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 या अनुच्छेद 324। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में क्या है, तो क्या है, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल। और बताइएगा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 48 में क्या है, तो सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये भी बताइएगा कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है और वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है। और अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो चुनाव आयोग से। किससे संबंधित है, तो चुनाव आयोग से। तो वर्तमान में आप लोग यह भी बताइएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो आप लोगों के लिए 3 प्रश्न मैंने बना दिए हैं और जिनके आंसर आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो बताइएगा पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, महान्यायवादी तो आर वेंकट रमणी है। चलिए, आर वेंकट रमणी। बाकी सब लोग बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए, अगला प्रश्न है कि महासु किस राज्य का लोक नृत्य है। बताइएगा कि महासु किस राज्य का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या असम। बताइएगा कि महासु जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो एक तो है कोलाट्टम। कौन सा है, कोलाट्टम है, ठीक है। एक तापेटा है और कौन सा है, गुल्लू है, ठीक है। ये यहाँ की क्या है, लोक नृत्य है। गुजरात का लिख लीजिएगा गरबा, टिप्पानी। गरबा है, टिप्पानी है और क्या है, भवई है। हिमाचल प्रदेश में तो देखिएगा हिमाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है, तो महासु है। तो सही आंसर तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ में यहीं पर छपेली है। क्या है, छपेली है। छपेली के साथ में यहीं पर झोरा है। कौन सा है, झोरा है। यहीं पर दांगी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। असम में तो देखिएगा असम में एक तो बिहू है। असम का कौन सा है, बिहू है। असम में बिछुआ है। कौन सा है, बिछुआ है। असम में ही नट पूजा है। क्या है, नट पूजा है।
और असम से ही एक लोक नृत्य है जिसका नाम है खेल गोपाल। यह भी कहाँ से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अच्छे प्रश्न हैं और जो भी चीज़ें हैं लोक नृत्य वो सारे मैंने खूब सर्च करके ही बताए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इनको कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कंबोज महाजनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, मथुरा या हाटक। देखिएगा 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। यह कैसा है? एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो बताइएगा कि कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो देखिएगा कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। क्या थी? हाटक थी। चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की। कहाँ की थी? अंग महाजनपद की। सूरसेन कहाँ की, सॉरी विराटनगर कहाँ की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की। किसकी? मत्स्य। और मथुरा किसकी राजधानी थी? तो एक सूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी 16 महाजनपद हैं, तो 16 के 16 भी आप लोग चाहें तो याद कर लीजिएगा, वरना मैं प्रैक्टिस में आपके 16 भी करा दूंगा। ठीक है, आज मैंने 4 करा दिए हैं, आगे और किसी दिन ले लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव। तो बताइएगा सिख धर्म जो है वह किसने शुरू किया था? तो गुरु नानक देव जी ने। और गुरु नानक देव जी, ठीक है, तो बताइएगा कि गुरुमुखी लिपि जो है इसका आरंभ किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव जो थे इनके द्वारा क्या किया गया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था। और यह गुरु नानक देव जी के बाद दूसरे सिख गुरु थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त का निर्माण कराया था। किसका? अकाल तख्त का निर्माण कराया। ठीक है, और जो गुरु हरगोविंद जी थे यह 2 तलवारें लेकर गद्दी पर बैठते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 2 तलवारें लेकर गद्दी पर बैठते थे। गुरु रामदास जी ने तो अमृतसर शहर की स्थापना की थी। किसकी? अमृतसर शहर की स्थापना। और जो अमृतसर शहर था उसमें एक जलाशय का निर्माण कराया था। किसका? जलाशय का निर्माण कराया था। और गुरु रामदास जी किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर आ जाओ गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसकी? आदि ग्रंथ की रचना की। और इसी जलाशय के अंदर इन्होंने क्या बनवाया था? तो हरमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या किसने कर दी थी? तो जहांगीर के द्वारा। ठीक है, किसने हत्या करा दी थी इनकी? तो जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, समुद्दीन कैमर्स या अलाउद्दीन आलम शाह। तो बताइएगा। तो देखिएगा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इब्राहिम लोदी कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, और इसको किसने पराजित किया था? तो बाबर के द्वारा इसको पराजित किया गया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो समुद्दीन कैमर्स था,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो सैयद वंश का अंतिम शासक था। किसका? सैयद वंश का अंतिम शासक। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक था। अब सैयद वंश की नींव किसने रखी थी? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इधर बता दीजिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का भी बता दीजिएगा। और तो देखिएगा, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां था। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सही आंसर तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डलहौजी? बताइएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उन्होंने भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको दी थी? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। किसको दी थी? लॉर्ड रिपन को। देखिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में ही क्या हुई? पहली नियमित जनगणना। क्या शुरू हुई? नियमित जनगणना, मतलब 10 की जनगणना। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया। क्या आया? प्रथम कारखाना अधिनियम। लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ? तो कांग्रेस की स्थापना। क्या हुई भैया? कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लिटन जो था इसको किस नाम से जाना जाता था? तो ओवन मेरेडिथ। किस नाम से जाना जाता था? ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। और इसके समय में पहला अकाल आयोग गठन हुआ। भारत में पहले अकाल आयोग का गठन हुआ। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, इसके समय में क्या आया? व्यापगत सिद्धांत आया। ठीक है, क्या आया? व्यापगत सिद्धांत आया। इसको रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी ने ही शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इतना काफ़ी है। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उद्धारक की संज्ञा किसको दी? तो लॉर्ड रिपन को दी है। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बताइएगा। भारत, चीन, तुर्की, सिंगापुर? बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो देखिएगा, भारत कैसा देश है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। विश्व में सर्वाधिक डाकघर कहाँ पर है? तो भारत के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला। ठीक है, तुर्की, इसको क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भैया? यूरोप का मरीज। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, चीन सबसे ज़्यादा, चलो जनसंख्या तो यहीं पर हो गई। आप लोग बताइएगा, सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला विश्व में देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, सबसे ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। किसी को पता हो तो बताइएगा कि सबसे ज़्यादा समाचार पत्र जो है वो कहाँ पढ़े जाते हैं, किस देश के अंदर पढ़े जाते हैं। सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का हांगकांग। कहाँ पर? हांगकांग। ठीक है, सबसे ज़्यादा समाचार पत्र जो है वो हांगकांग में पढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए
सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि आंधी आना, वर्षा आना, बादल बनना, तो यह वायुमंडल के किस परत में यह घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या मध्य मंडल में? बताइएगा। तो वायुमंडलीय घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, समताप मंडल में क्या होता है? तो देखिएगा, इसमें कोई भी वायुमंडल या मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इस वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है? तो वायुयान कहाँ पे उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में। आयन मंडल में क्या होता है? तो आयन मंडल में जैसे जहाँ पर रेडियो तरंगे, ठीक है, ये कहाँ पर? तो आयन मंडल में। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्थेनियम, जिसको क्या कहा जाता है? गाजर घास, के पराग कण से कौन सा रोग होता है? फेफड़ों का कैंसर, मिनी माता रोग, चर्म रोग या इटाई इटाई रोग? बताइएगा। जो पार्थेनियम होता है, जिसको क्या कहा जाता है? गाजर घास कहा जाता है, इसके पराग कण से कौन सा रोग जो होता है वो होता है? सही आंसर बताइएगा आप लोग जल्दी से। तो देखिएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो पार्थेनियम से चर्म रोग होता है। कौन सा होता है? चर्म रोग होता है, साथ में दमा रोग होता है। कौन सा होता है? दमा रोग। दोनों याद रखिएगा आप लोग। फेफड़ों का कैंसर किससे होता है? तो रेडान से होता है। कौन सी? रेडान गैस से होता है। और रेडान गैस क्या होती है? तो वायु प्रदूषक। ठीक है, जब वायु प्रदूषण जहाँ पर होगा तो वहाँ पर जैसे भूकंप अगर आएगा, ठीक है, आपको पता है अगर भूकंप आने की संभावना होगी तो वहाँ पर सबसे पहले मृदा से कौन सी गैस निकलेगी? तो रेडान निकलेगी। ठीक है, मिनी माता रोग किसकी कमी से होता है? तो भैया पारा की कमी से। किसकी? पारा की कमी से। और इटाई इटाई रोग तो कैडमियम की कमी से। किसकी? कैडमियम की कमी से। अब आप लोग बताइएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? पढ़ाए थे उस दिन भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बताइएगा किसकी कमी से होता है? तो नाइट्रेट की कमी से। ठीक है, नाइट्रेट की कमी से। ठीक है, अच्छा, मधुमेह रोग किससे होता है? मधुमेह, डायबिटीज किससे होता है? जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 10वां प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1990, 12 अप्रैल 1988, 12 जुलाई 1982 या 2 अक्टूबर 1975? बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को। कहाँ पर? 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। और यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसकी पहली ब्रांच 2 अक्टूबर 1975 को कहाँ खोली गई? तो मुरादाबाद में। कहाँ पर? मुरादाबाद में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अप्रैल 1990 में किसकी स्थापना होती है? तो सिडबी की। किसकी? सिडबी की। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, फिर 12 अप्रैल 1988 को किसकी स्थापना होती है? तो सेबी की, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी की स्थापना होती है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई के अंदर है। ये मैं बता दे रहा हूँ। सिडबी का आप लोग बताइएगा। 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना होती है? तो नाबार्ड की होती है। किसकी होती है? नाबार्ड की। और नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कहाँ पर है भैया? मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो शिवरमन सिंह समिति, शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है, चलिए, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है जल्दी से बताइएगा। तो लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है सिडबी का हेडक्वार्टर? तो लखनऊ में है। ठीक है,
सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली? ब्रिटेन, कनाडा, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो बताइएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ग्रहण की है? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जापान। कहाँ से लिया हमने? जापान से। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? तो एकल नागरिकता ली है, एकल नागरिकता ली है। द्विसदनीय व्यवस्था ली है, द्विसदनीय व्यवस्था ली है। और हमने ब्रिटेन से क्या लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है विधि का शासन लिया है। क्या लिया है? विधि का शासन। कनाडा से हमने क्या लिया है? तो कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं ली हैं। क्या लिया है? संघात्मक विशेषताएं ली हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो समवर्ती सूची ली है। क्या ली है? समवर्ती सूची ली है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है? बताइएगा। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 161 या किसी से भी नहीं? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा, देखो भारतीय संविधान में या कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है, कि राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो मतलब किसी से भी उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। हाँ, वो 5 साल तक किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। उसके साथ में ही वह क्या? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद ग्रहण कर सकता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अनुच्छेद 153 क्या है? कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 164 में क्या है? तो राज्यपाल जो है वह विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। और अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि ल्यूकेमिया के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, ये जो कैंसर होता है, रक्त कैंसर, ठीक है, ल्यूकेमिया, इसके उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस 32, आयोडीन 131, आर्सेनिक 74, यूरेनियम 235? बताइएगा। ल्यूकेमिया के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? फास्फोरस 32, आयोडीन 131, आर्सेनिक 74 या यूरेनियम 235? तो सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32। किसका प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। अब आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के उपचार में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के उपचार में। या आप कह सकते हो घेंघा रोग में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ट्यूमर का पता लगाने में। किसका? ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है, और यूरेनियम 235 का प्रयोग किस में किया जाता है? तो चट्टान की आयु पता करने में। किस में? चट्टान की आयु पता करने में, आयु ज्ञात करने में। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनॉइक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल
या एसिटिक अम्ल? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ब्यूटेरिक अम्ल। कौन सा? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दही में कौन सा पाया जाता है, जल्दी से बताइएगा। मैथेनाइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बिच्छू का डंक। किसका? बिच्छू का डंक। टार्टारिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो अंगूर में और साथ में इमली में। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाएगा? तो सिरका में। किस में? सिरका में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। लक्षद्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पुदुचेरी? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? जल्दी से बताइएगा। तो उपराज्यपाल कौन से हैं? यहाँ पर कौन सी झीलें हैं ये भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं ये भी बताइएगा। तो देखिएगा उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा है। झील कौन सी है? तो बूलर है। डल झील है। कल मैंने आपको बताया था कि डल झील पर कौन सा यहाँ पर एक पुल बताया था मैंने। ठीक है, और नागिन झील है, शेषनाग झील है, बेरी नाग है। ठीक है, ये सब महोत्सव। तो देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो कंचोत मनाया जाता है। कौन सा? कंचोत मनाया जाता है। पुष्कर मनाया जाता है। ठीक है, कंचोत हो गया, पुष्कर हो गया। ठीक है, ये सारे कहाँ बनाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन नेशन वन ड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। रायपुर, जमशेदपुर, भुवनेश्वर या इंदौर? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कि वन नेशन वन ड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर बन गया है। कौन सा? इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो इंदौर। और कौन सी बार बना है? तो लगातार छठी बार इसने यह रिकॉर्ड जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन सी झील वगैरह है आप लोग बता दीजिएगा। ये जलप्रपात बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश के जलप्रपात तो आपको कई बार पढ़ाए हैं, बता दीजिएगा। तो कौन सा है? धुआंधार है। कौन सा है? धुआंधार है। और कौन सा है? कपिलधारा है। ठीक है, दोनों किस पर है? तो नर्मदा नदी पर है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग उन्नयन योजना शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? बताइएगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग उन्नयन योजना जो है वह शुरू की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछ लिया जाए उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है ऋषिकेश। क्या पड़ती है? ऋषिकेश। इसको क्या कहा जाता है? भारत की योग राजधानी। भारत की योग राजधानी किसको कहा जाता है? तो ऋषिकेश को कहा जाता है।
यहाँ से कौन से नृत्य हैं? तो एक यहाँ पर पांडव नृत्य है, कौन सा है? पांडव है। जोरा नृत्य है जो कि कुमायूं क्षेत्र में होता है। यहीं पर चोलिया नृत्य है, कौन सा है भैया? चोलिया नृत्य है। अच्छा, उत्तराखंड से और भी कुछ, तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, मतलब प्रथम आईआईटी कहाँ बना था? तो उत्तराखंड में। कौन सा था? रुड़की था। कौन सा? रुड़की था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की, बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बिहार? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम आरोग्य केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम आरोग्य केंद्र, ठीक है, कहाँ बनाया गया था? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ और आप लोगों को खुद से जो पॉइंट पता हो उनको लिख दीजिएगा आप लोग एक बार। जितने भी पॉइंट आप लोगों को पता हो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उनको एक बार आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पोलैंड, हंगरी, वियना या सर्बिया? बताइएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन कब होगा? अगस्त माह में। कहाँ? अगस्त माह 2023 में होगा, ठीक है। तो बताइएगा इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हंगरी। कहाँ पर? हंगरी में, ठीक है। चलिए चारों की राजधानी बता दीजिएगा आप लोग। चारों की राजधानी और किस नदी के किनारे है, यह भी आप लोग बता दीजिएगा, तब और अच्छा हो जाए, ठीक है। राजधानी भी बताइएगा, राजधानी के साथ में कौन सी नदी के किनारे हैं यह भी बताइएगा, तो और अच्छी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जल्दी से बताइएगा तो सही है। आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वार्सा है। कौन सी है? वार्सा है। हंगरी की राजधानी क्या है? तो बुडापेस्ट है, ठीक है। वियना की क्या है? तो सर्बिया है, सॉरी, वियना की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया है, सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजधानी ही वियना है, ठीक है। तो यह ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है, गलती से लिख गए हैं भैया। और सर्बिया की राजधानी क्या है? तो यह बुडापेस्ट है और यह बुखारेस्ट है, ये भी याद रखिएगा। और यह तीनों जो है वो किस नदी के तट पर हैं? डेन्यूब नदी के तट पर। किसके? डेन्यूब नदी के तट पर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट नहीं है, बुखारेस्ट है। सर्बिया की बुडापेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 अक्टूबर 2022 में फ़ोन पे ने भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर की शुरुआत कहाँ की? बताइएगा। बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम या मुंबई? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई सही हो जाएगा। मुंबई में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, ठीक है। भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई? तो मुंबई के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए बाकी इतने ही प्रश्न थे, मिलते हैं कल आप लोगों से। आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्लास वगैरह जो है वह कैसी लगी जब वीडियो ख़त्म हो जाए, ठीक है।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और जितने लोग भी भैया अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, इसकी PDF विद आंसर अगर प्राप्त करनी है आपको, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।